नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव में अभी काफी वक्त हो, लेकिन यात्राओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी आज से जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। मोदी कैबिनेट में शामिल 7 नए मंत्री इस यात्रा की अगुवाई करेंगे और 2022 के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर जनता के बीच जाने की प्लानिंग में है। चुनाव अभियान को धार देने के लिए बीजेपी ने जन आशीर्वाद यात्रा का सहारा ले रही है। यात्रा की जिम्मेदारी उन मंत्रियों को सौंपी गई है जो हाल ही में मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। तो जन आशीर्वाद यात्रा, यहां पर 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं कौन कहां से सांसद है। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, एसपी सिंह बघेल, अजय मिश्रा, कौशल किशोर, बीएल वर्मा, ये यहां पर इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी, भानु प्रताप सिंह वर्मा, मिर्जापुर, महाराजगंज, जालौन से ये सांसद। और जन आशीर्वाद यात्रा यहां पर, और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो लगातार सियासी हलचलों पर नजर बनाई हुई हैं। अनामिका, बताइए क्या प्लान ऑफ एक्शन है बीजेपी का, किस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी और कहां कहां पर ये तमाम मंत्री जाएंगे? देखिए अनुपम, 2022 के चुनाव से पहले वोटरों का आशीर्वाद लेने के लिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। इस वक्त मैं लखनऊ एयरपोर्ट पे मौजूद हूँ और एयरपोर्ट की तस्वीरें ये बता रही हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर चूंकि यूपी से 7 मंत्री हैं, लेकिन 7 की जगह अलग अलग बनाए गए हैं, क्षेत्र अलग अलग है, संप्रदाय अलग अलग है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग अलग है। लेकिन चूंकि लखनऊ राजधानी है और यहाँ से भी बहुत सारे रास्ते निकल कर जाते हैं प्रदेश के अलग अलग हिस्सों के लिए, लिहाजा सरकार के 3 केंद्रीय मंत्री लखनऊ एयरपोर्ट से अलग अलग हिस्सों के लिए निकलने वाले अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर। लेकिन जो रथ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है अजय मिश्रा टेनी का, जो कि लखीमपुर से सांसद है। इसके अलावा इसके ठीक पीछे है पंकज चौधरी, जो कि महाराजगंज से सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा इसके पीछे कौशल किशोर, जो कि लखनऊ की मलिहाबाद से सांसद हैं। यानी कि जो 3 मंत्री हैं, 3 सांसद हैं, वो यहाँ से निकलने वाले अपनी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर के। पंकज चौधरी यहाँ से निकलेंगे अलग रूट पर, कौशल किशोर जाएंगे उन्नाव होते हुए और लखीमपुर के लिए निकलेंगे अजय मिश्रा टेनी बाराबंकी होते हुए। तो तीनों के रूट अलग है और प्रयास ये है कि भले ही यूपी के 7 मंत्री हो उत्तर प्रदेश से, ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है। रामिका, ढोल नगाड़ों की आवाज भी आ रही है, यानी कि अब स्वागत की भी तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल, देखिए स्वागत की तैयारियां जबरदस्त तरीके से यहाँ पर की गई है। कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह दिखाई दे रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 2022 के चुनाव से पहले भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए ये पूरी आशीर्वाद यात्रा निकालने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है और अब लगभग शुरू भी होने वाला है। तो ये बताने का प्रयास है कि अपने समुदाय, अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ लोगों से संवाद स्थापित करते हुए सरकार की योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। और अब ढोल नगाड़ों के साथ जन आशीर्वाद यात्रा तैयार है। हालांकि एयरपोर्ट पे मौजूद है, भारी भीड़ है यहाँ पर, कार्यकर्ताओं की जबरदस्त हुजूम है। इंतजार हो रहा है तमाम केंद्रीय मंत्रियों का, कुछ ही देर में यहाँ पर लैंड करने वाले हैं। और जैसे वो एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका भव्य स्वागत करने के बाद ये जो उनके लिए सवारी तैयार की गई है, इस पर सवार होकर वो अपने अपने रूट पर रथ यात्रा लेकर निकलेंगे। और इस बीच में जितने भी बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, हम आएंगे, तस्वीरें आप दिखाते रहिए। नितिन हमारे साथ मथुरा से बने हुए हैं। नितिन, अगर मथुरा की बात करें तो वहां पर किस तरीके से तैयारी की गई है जन आशीर्वाद यात्रा की और क्या तस्वीरें वहां से हैं? देखिए अनुपम, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके माध्यम से जो भाजपा है वो जन जन तक अपनी जो मोदी और योगी सरकार है उनके कारणों को पहुंचाना चाहती है और 2022 के रण को जीतना चाहती है। उसी के क्रम में आज जो है बीएल वर्मा जो केंद्रीय मंत्री हैं वो 10 बजे बांके बिहारी मंदिर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और वहां से जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसकी शुरुआत होगी। जन आशीर्वाद यात्रा यहाँ से जनपद के अन्य जो मंडल हैं उनमें वहां पर पहुंचेगी और जो लोग हैं वहां पर जगह जगह पर उसका स्वागत करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा का। और जनता जो है, जो यात्रा है, भाजपा जो यात्रा निकाल रही है उसको आशीर्वाद देंगे। तो माना जा सकता है कि जो जन आशीर्वाद यात्रा है उसके माध्यम से भाजपा एक बार फिर सत्ता तक पहुंचना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। नितिन, अनामिका हमारे साथ लखनऊ से लगातार। अनामिका, जोश पूरा हाई है और जाहिर तौर पर 22 का दंगल है, तो ऐसी तस्वीरें अब अमूमन दिखती रहेंगी।
देखिए उस दंगल की शुरुआत हो भी गई है और यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है, जहाँ पर जिस तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है, बताने का प्रयास ये है कि सरकार ने जो कामकाज किए हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, सभी ने अपना आशीर्वाद दिया है और सभी का बीजेपी को समर्थन मिल रहा है और ये समर्थन दिखाने का प्रयास ही किया जा रहा है बीजेपी की ओर से, जहाँ पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है और इसी हाई जोश के साथ पार्टी ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजी तैयार की है, पूरा का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है, उसके तहत प्रयास ये है कि ये 7 मंत्री तमाम लोकसभा क्षेत्रों में विधानसभा सीटों पर जाकर असर डालेंगे और प्रयास ये होगा कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए वोटरों का आशीर्वाद लिया जाए, जनता का आशीर्वाद लिया जाए, ताकि चुनावी बयार में कम से कम बीजेपी को माहौल बनाने की जरूरत न पड़े। ये माहौल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सांसदों को दी गई है। ये भी कहा गया है कि एक सांसद सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं बल्कि अपने अलावा 2 से 3 संसदीय क्षेत्रों में जाकर आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, यानी कि एकता का संदेश देते हुए अपनी सीट के साथ साथ 3-4 सीटें और जो आसपास की हैं उस पर भी प्रभाव डालना है। और यहाँ पर लगभग सारे तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, इंतजार हो रहा है एयरपोर्ट पे फ्लाइट के लैंड करने का, जिसके बाद से जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाहर निकलेंगे और इन्हीं कार्यकर्ताओं के उत्साह और जोश के साथ। कहाँ से आए आप लोग भाई साहब? पंकज चौधरी जी। ये जन आशीर्वाद यात्रा कितनी सफल हो पाएगी? बहुत तगड़ी सफल होगी। वोटरों का आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, आप नजर बना के रखिए। तो जोश पूरा हाई है जन आशीर्वाद यात्रा से पहले। नितिन और अनामिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपनी कसरत तेज कर दी है। अखिलेश यादव ने पार्टी के नए नारे दिए हैं। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के नाम एक खुला खत लिखकर इस बात को कहा कि सब आए, सबको स्थान, सबको सम्मान। दिनों से, कुछ सालों से देख रहे हैं कि जो हमारे भारत की गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। भारत की जो पहचान है उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है। इसलिए आज समाजवादियों को इस बात का संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भारत देश एक हो, हमारे भारत में रहने वाले लोग हम आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के सहयोग करने वाले लोग हैं। सत्ता पक्ष का अपना रोडमैप है और विपक्ष की अपनी तैयारी है, लिहाजा आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश यादव जी की बात है, वो तो देखिए उन्होंने कभी जमीन पे संघर्ष किया नहीं। 10 साल पहले मुलायम सिंह जी के कारण उनकी पार्टी को बहुमत मिला था 2012 में और पूर्ण बहुमत होने के कारण उन्होंने अखिलेश यादव को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। तो उन्होंने तो आशीर्वाद लिया तो है नहीं किसी का, वो तो आशीर्वाद देने वाले लोग हैं। उनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि जन आशीर्वाद का महत्व क्या है। उधर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के जवाब में समाजवादी पार्टी की सहयोगी महान दल आज से जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव देव मौर्य इस यात्रा की अगुवाई करेंगे। पीलीभीत से इसकी शुरुआत होगी। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। 27 अगस्त को इटावा में यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मजबूत करना है। कोरोना काल में लंबे समय से बंद उत्तर प्रदेश के स्कूल आज से खुल गए हैं। फिलहाल क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की इजाजत है। स्कूलों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल 50% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं। 2 पालियों में छात्रों को स्कूल आना होगा। सुबह 8 बजे से 11 और फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक क्लासों का संचालन किया जा रहा है। एक पाली खत्म होने के बाद क्लासरूम को सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद दूसरी पाली के बच्चे क्लासरूम में बैठेंगे। हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं नोएडा, लखनऊ और मेरठ की, जहां पर 50% क्षमता के साथ स्कूल खुले हुए हैं।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज दिल्ली में सदैव अटल स्मृति स्थल पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। साल 2018 में एक लंबी बीमारी से जूझने के बाद अटल जी का 93 वर्ष की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री रहे। पहली बार साल 1996 में 16 मई से 1 जून तक, दूसरी बार 19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक और तीसरी बार 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। उनकी भाषण शैली अद्भुत थी, जिसके विपक्षी भी कायल थे। और अब आइए आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि देकर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। तो ये 6 तस्वीरें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जेपी नड्डा ने श्रद्धांजलि देकर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। क्या सैनिटाइजर हानिकारक है? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके मन में हैं? खैर, अब एक जगह है जहां पर आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, और ये सब आपके फोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977777353 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है, तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। संख्या है 7977777353। अफगानिस्तान में तालिबान राज, तालिबान ने किया युद्ध खत्म का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता ने जारी किया बयान। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से शांतिपूर्ण संबंध की उम्मीद है। विदेशी ताकतें अफगानिस्तान में दोबारा न दखल दें, असफल अनुभव न दोहराएं विदेशी ताकतें। तालिबान ने यह बात कही है। काबुल से भी भारतीय राजनीतिकों की वापसी, सूत्र इस बात की जानकारी दे रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तालिबान राज, ये बड़ी खबर इस वक्त की। यूएन सुरक्षा परिषद में चर्चा होगी, बड़ी खबर इस वक्त की। भारत की अध्यक्षता में चर्चा होगी। आज शाम 7:30 बजे बैठक होगी। भारत की अध्यक्षता में दूसरी बार चर्चा होगी। तालिबान ने युद्ध खत्म होने का ऐलान किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। अन्य देशों से शांतिपूर्ण संबंध की उम्मीद, असफल अनुभव न दोहराएं विदेशी ताकतें, ये बात यहां पर कही गई है। तालिबान ने किया युद्ध खत्म होने का ऐलान। तालिबान के प्रवक्ता ने बयान जारी किया है। यूएन सुरक्षा परिषद में बैठक होगी, चर्चा होगी। बातचीत करने के लिए नेशनल ब्यूरो के एडिटर शैलेंद्र वांगू फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है आज की बैठक के बारे में, और क्या स्ट्रेटेजी प्लान हो सकती है? देखिए, 20 सालों बाद एक बार फिर अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है और इस वक्त जो हालात वहां पर है उस पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर बैठक बुलाई गई है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद में। आपको याद दिला दें कि पिछले हफ्ते भी भारत की अध्यक्षता में यूएनएससी में अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई थी और उसके बाद आज एक बार फिर यानी दोबारा भारत की अध्यक्षता में ही ये बैठक होने जा रही है। आज शाम 7:30 बजे, जिसमें तमाम मुल्क जो 15 कंट्रीज यूएनएससी में शामिल है वो अपना रुख इस पर रखेंगी और आने वाले वक्त में क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए इस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन हमने जिस तरह से देखा है कि यूएनएससी का जो एक रोल रहना चाहिए इस तरह के हालात को लेकर, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह के हालात कल अफगानिस्तान में देर शाम देखने को मिले हैं, चाहे एयरपोर्ट की बात करें, आम जगहों की बात करें, तो ऐसे में एक बार फिर तालिबान की वापसी से पूरी दुनिया में एक मैसेज जरूर गया है। हालांकि तालिबान ये कह रहा है कि वो सभी देशों से शांतिपूर्ण संबंध चाहता है और वहीं कल देर शाम हमने ये भी देखा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस पर भी अब तालिबान का कब्जा हो चुका है। ऐसे में ये भी खबरें आ रही हैं कि अब भारत भी अपने इंडियन मिशन
जो काबुल में हमारा जो दूतावास है वहां से भी जल्द बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।